नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम एक उद्यमी से बात करते हैं जो कि इंजीनियर हैं, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से। उन्होंने 1989 में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की है। उसके बाद में जयपुर में जो बिरला की मैन्युफैक्चरिंग बेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, जिसका ट्रेड नाम नेम एनबीसी बेयरिंग है, वहाँ पे वो कार्यरत रहे और उसके बाद के अंदर वो अब मैन्युफैक्चरिंग में है, बेयरिंग रेस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने एक कंपनी चीन में भी स्थापित की है, एक चीनी पार्टनर्स के साथ में। तो आइए बातचीत का आरंभ शुरू करते हैं श्री पंकज गुप्ता के साथ में। पंकज, वेलकम टू बात 25। आपका नमस्कार बात। माधव सर। नमस्कार नमस्कार, हाउ यू? नाइस टॉकिंग टू यू। आई मीन व्हेन यू वर, जब आप चीन में थे तो कई बार आपसे संपर्क हुआ, फिर आपने कहा जब वापस आएंगे और तो तब बातचीत होगी। तो फिर अभी गेट टुगेदर में आपसे मुलाकात हुई। आप क्या कुछ कर रहे हैं? चीन में आपने फैक्ट्री लगाई है और वहाँ पे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। पहले भारत में जयपुर में भी आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हाँ तो जी सर। आप अपनी जो भी ये जो यात्रा रही है इंजीनियरिंग करने के बाद में, फिर आपने जयपुर आए, बिरला जी की कंपनी नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ज्वाइन की। और एक बात बताता हूँ, मेरा ऐसा क्योंकि आपसे बात करने का मौका मिल रहा है और आप उसमें रहे हैं, तो अधिकतर लोगों को जयपुर में और राजस्थान में मालूम नहीं है कि नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जिसको एनबीसी के नाम से सभी लोग जानते हैं, वहाँ पे कितना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही प्रिसीजन कार्य होता है विभिन्न क्षेत्रों का। पीपल आर नॉट अवेयर। तो आपके माध्यम से आप फिर इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। फिर चीन में आपने कैसे व्यापार शुरू किया? आपने भारत में कैसे व्यापार शुरू किया? एक इंजीनियर के लिए व्यापार करना कितना आसान है? क्या फाइनेंस की आपको पहले से जानकारी थी? क्योंकि ये इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि सिर्फ टेक्निकल मतलब एक्सपर्टीज नहीं, दूसरी भी चाहिए। तो आप अपनी यात्रा की शुरुआत पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करके, तो आप खुद अपने शब्दों में बताएं। तो पंकज गुप्ता, आपका स्वागत है बात 25। जी बताइए। धन्यवाद माधव सर। मुझे ये मौका दिए और मेरे से बातचीत करने के लिए आपका मैं आभारी। मैं पंजाब में बिलोंग करता हूँ। अबोहर नाम है उसका, गंगानगर के पास। हम्म। 12वीं तक की स्कूलिंग और उस समय ये जो सीनियर सेकेंड उस तरह से प्रेप और कॉलेज में जी। होता था। तो 10वीं तक हमने स्कूल में शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद हम्म। 11वीं 12वीं केवी कॉलेज से शिक्षा ली, अबोहर से। कॉलेज चंडीगढ़ में एडमिशन हो रहा मेरा। हम्म। हाँ, अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गए। मेरा हाँ, आप 1985 बोलिए। से जो है 1989 तक मेरा 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स था। और जी। जयपुर में मेरा आना एक तरह से एक एक लकी ही था कि मैंने जयपुर चूज किया। वेरी फ्रैंकली वो इसलिए चूज किया कि 85-89 में पंजाब में जो है मिलिटेंसी चरम सीमा पर थी। तो जी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको नौकरी करनी है तो आपको पंजाब से बाहर जाना चाहिए। और जी। नौकरी के जो है बाहर मिलिटेंसी के चक्कर में उनके जो है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी। तो हम्म। मेरे को जो है बाय चांस एनबीसी बेयरिंग्स, जो कि बिरला ग्रुप की कंपनी है, वहाँ से हम्म। मैंने अप्लाई किया जयपुर के लिए। तो मुझे उनका कॉल आया और
मेरी ये खुशकिस्मती रही कि मेरी पहली इंटरव्यू में पहले ही दिन मेरे को सिलेक्ट कर लिया गया, और 15 दिन ही मैंने जो है मार्च 1990 में मैंने एनबीसी को ज्वाइन किया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मुझे मिला। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मेरा कार्य था जो एक मेरा बेसिकली इंजीनियरिंग प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थी। तो मुझे जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग, प्रोसेस को इम्प्रूव करना, बॉल बेरिंग के जो है मेथड्स, हमारा एक मेथड डिपार्टमेंट कहलाया जाता था ये जी जो। हाँ, जी हाँ। और उस समय ये 1985 में ही ये अभी एनटीएन के साथ कोलैबोरेशन हुआ था, और कोलैबोरेशन बहुत अर्ली स्टेज पे था, जी। जिसमें उनके सारे डॉक्यूमेंट्स और उनकी सारी टेक्नोलॉजी हमें इंडिया में ट्रांसफर करनी थी। तो मुझे वो मौका मिला। तीसरा मौका मुझे मिला कि एनबीसी में उस समय जो है सारे जो जापानीज कार और स्कूटर मैन्युफैक्चरर जो हैं अभी अभी इंडिया में उन्होंने प्रवेश किया था, और वो अपने कंपोनेंट्स को इंडिजिनाइज कर रहे थे। तो उसमें जी। हीरो होंडा, मारुति, काइनेटिक होंडा, टीवीएस सुजुकी, जो इस तरह के जो कस्टमर्स थे जो कि अभी भारतीय बेयरिंग यूज नहीं कर रहे थे, उन्होंने एनबीसी को मौका दिया, और एनबीसी के जो बॉसेस थे उन्होंने मेरे को मौका दिया कि मैं उनके लिए बेयरिंग्स डेवलप करूं। तो मेरे लिए ये बिल्कुल नया पूरा फुल फ्लेज फील्ड दिया गया कि आपको जो करना है डिजाइन से लेके कस्टमर तक पहुंचाने का जिम्मा मेरा होता था, जिसमें कि मैं डिजाइन करता था, रॉ मटेरियल मंगवाता था, बेरिंग बनवाता था, सैंपल बनवाता था, सैंपल बनवा के मैं कस्टमर के पास जाके उनको जो है टेस्ट करवाता था, और फिर उनका ऑर्डर लेके आता था। यानी कि वो पूरा जो है एक सप्लाई जो चेन थी, जिसमें कि ऑर्डर लेके आने तक का जो है मेरे पास वो था जिम्मेवारी जो है सेल्स वालों के साथ मिलके वो मेरी जिम्मेवारी होती थी। तो इस तरह से ये जो है कार्य मेरा चलता गया, और मेरी ग्रोथ होती गई, लोगों को मेरा काम पसंद आता गया, और एनटीएन जापान जाने का मौका मिला, वहां से सीखने का मौका मिला, एनटीएन की टेक्नोलॉजी को यहाँ ट्रांसफर करने का मौका मिला। फिर जी। 18 साल मैंने आर&डी में काम करने के बाद 2008 में जो है मेरे को कंपनी के अध्यक्ष और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उन्होंने अपना एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट नियुक्त किया। उसमें जो है चाइना सोर्सिंग और नया जो है बिजनेस डेवलप करना, नए कोलैबोरेशंस करना, ये सारी जिम्मेवारी मेरी थी। 3.5 साल मैंने उसमें काम किया, और फिर मुझे हेड ऑफ सप्लाई चेन का 6 महीने का मौका मिला। इस दौरान मेरा 2000 से ही मेरा चाइना के प्रति बहुत बड़ा झुकाव हो चुका था, जिसमें कि मैं चाइना से अपने खाली समय में अपने घर पे बैठ के, या मैं इंटरनेट उस समय नया नया आया था, मैं चाइना के बारे में स्टडी करता रहता था कि वहां पे टेक्नोलॉजी कैसी है, वहां मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है। और यानी ये आश्चर्य की बात लगेगी आपको कि मैं अपने खर्चे पे जब भी मेरा मन करता था मैं चाइना चला जाता था। मैंने वहां पे एक दोस्त बना लिया था, तो उसमें मैं जब भी मुझे मौका मिलता मैं छुट्टियां लेके अपने खर्चे पे ही चाइना जो है 1 हफ्ते के लिए जाके रुक के आता, वहां की टेक्नोलॉजी देखता, बेयरिंग इंडस्ट्री को देखता। इस तरह से मेरा चाइना के मैं अपने पर्सनल अपने आप को डेवलप करने के लिए मैंने चाइना का रास्ता चुना। और यही मैंने चाइना का रास्ता, फिर मैंने जब कंपनी के अध्यक्ष के साथ मैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बना तो मैंने उनको सिखाया कि चाइना से अपन कैसे सोर्सिंग कर सकते हैं, कैसे अपन जो है चाइना के साथ मिलके अपन कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से करते करते 2012 में मैंने डिसाइड किया कि मैं फुल फ्लेज अपने खुद के बिजनेस में आ जाऊं। तो बेरिंग मेरा जो है 22 साल का एक्सपीरियंस था, तो मैंने बेरिंग के ही कंपोनेंट्स को अपना माध्यम चुना। तो मैंने चाइना की टेक्नोलॉजी इंडिया में लेके आया मैं 2012 में, चाइनीज मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी लेके आया। उससे मैंने यहाँ पे बेरिंग के रिंग्स बनाने शुरू किए। कुछ समय तक एनबीसी के जो सिस्टर कंपनी है उसको सप्लाई की है। फिर मैंने धीरे धीरे एसकेएफ के साथ अप्रोच किया, फिर एसकेएफ को सप्लाई करने शुरू किए। इस दौरान जो है हमारे सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी कि ये सारी कंपनियां भी चाइना में जो है से सोर्सिंग करना शुरू कर चुकी थी। तो इनका यही शिकायत रहती थी कि आपका प्राइस जो है वो चाइना से ज्यादा है। हमारा प्राइस चाइना से इसलिए ज्यादा होता था कि हमारा रॉ मटेरियल जो है वो इंडिया का यूज करते थे। इंडिया में जैसे ट्यूब्स हैं, स्टील बार है, ये चाइना के मुकाबले बहुत महंगा रहा है हमेशा से। और हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है हमारी चाइना के बराबर होती थी, या क्योंकि मैं प्लांट एंड मशीनरी चाइना की यूज कर रहा था, प्रोडक्टिविटी मेरी चाइना के बराबर थी, उसके बावजूद मेरा प्राइस जो है वो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था कि आपका प्राइस जो है वो ज्यादा है, इसलिए हम आपको ऑर्डर नहीं दे सकते।
इसका तोड़ निकालने के लिए मैंने एक बहुत ही एक जिसको बोलते हैं स्पेशल मैंने बिजनेस आइडिया और बिजनेस मॉडल मैंने चुना, जिसमें कि मैं ये डिसाइड किया कि क्यों ना किया जाए कि अपन चाइना से रॉ मटेरियल लेके आए और वैल्यू एडिशन अपन इंडिया में करें। तो उसमें मैंने जो है 2016 से ही मैंने ये जो है बिजनेस मॉडल शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद जो है फिर दिक्कत आई, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ एंटी डंपिंग लगा दी, कुछ जो है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी मैंने जो है चाइना का रॉ मटेरियल यूज करके और इंडिया का वैल्यू एडिशन करके मैंने प्राइसेस को चाइना के बराबर लेके आ गया। अब ये जो है मैंने जो प्रोसेस किया, तो इसका जो है एसकेएफ ने बहुत ज्यादा इसको अप्रिशिएट किया और मुझे एक तरह से स्पेशल रिकॉग्निशन दी। इसमें एक और चैलेंज आने लग गया कि जो चाइना से मैं रॉ मटेरियल लेके आता था और वहां पे छोटा सा वैल्यू एडिशन करता था, तो चाइना के लिए वो बिजनेस बहुत ही छोटा होता था। जैसे मैंने अपने बिजनेस का एग्जांपल दूं कि हम ट्यूब वहां चाइना से खरीदते थे, और ट्यूब हम चाइना से खरीदते थे और उसको सिर्फ काटते थे, कटिंग करते थे, और बाकी जो वैल्यू एडिशन हम इंडिया में कर रहे थे। कटिंग का जैसे मान लीजिए 10 पैसे 15 पैसे का वैल्यू एडिशन उनका होता था चाइना वालों का। तो मुझे जो है ये चैलेंज आने लग गया कि जो वो कंपनीज जो हैं जो मेरे को कटिंग का माल सप्लाई कर रही थी, वो धीरे धीरे मेरे से कहने लग गई कि यार हम छोटे से काम के लिए हमें रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है। उसका तोड़ निकालने के लिए मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी खुद की ही कंपनी एक चाइना में डाल दी जाए, जिसमें कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। उसके लिए फिर मैंने जो है बैकवर्ड वर्किंग की, मैंने एक अपना चाइनीज पार्टनर ढूंढा उसमें जो है। लेकिन सबसे मजे की बात ये रही कि 15 दिन के अंदर अंदर उसमें मेरी कंपनी लाइव कर दी। एक दिन के अंदर अंदर मुझे बिजनेस लाइसेंस मिला वहां पे, और 15 दिन के अंदर अंदर प्लांट एंड मशीनरी में 6 पार्टिंग मशीन और 5 ग्राइंडिंग मशीन ये हमें हाथों हाथ मिल गई। एक जगह किराए पे मिल गई, जिसको कि मैं पिछले 27 जनवरी को मैं वहां जाके एक इनॉग्रेशन करके आया, और उसके बाद कुछ छुट्टियां आ गई हैं, तो अब जो है वो हमारा प्लांट जो है वो चालू हो गया है। इसी तरह से जो है एक अपने छोटे से आइडिया को मैंने जो है कोशिश की है कि उसको बड़ा आइडिया बनाए। ये एक ऐसा आइडिया है जो कि मल्टीप्लाई फोल्ड में इसको अपन बढ़ाया जा सकता है, इसमें ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। कुछ लोग करते ही आज के दिन में ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए आज एप्पल को लोग मेक इन इंडिया कहते हैं, लेकिन वो सारा चीज खुद यहाँ थोड़ा करता है। वो रॉ मटेरियल जो है चाइना से ताइवान से लेके आता है और यहाँ सिर्फ असेंबली करता है। हमने भी एक तरह से वही बिजनेस मॉडल अपनाया है, जिसमें कि हम पार्शियल जो है वैल्यू एडिशन हम चाइना में कर रहे हैं और मेजर वैल्यू एडिशन हम जो है वो इंडिया में कर रहे हैं। उसमें ड्यूटी का भी इम्पैक्ट कम आ रहा है हमारे, और इस तरह से जो है हम जो है अपने कस्टमर को इंडिया में चाइना के प्राइस के ऊपर मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं। ये मेरी एक छोटी सी। नहीं, बहुत ही रोचक बात बताइए, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोगों को इससे सीखने को मिलेगा। तो एक बात तो ये भी देखिए कि क्योंकि चाइना से जो रॉ मटेरियल सस्ता है वो विभिन्न कारणों से सस्ता है। उनके यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट, उनका टैक्स स्ट्रक्चर, उन्हीं की मनी की कॉस्ट, बहुत सारी बातें होंगी। तो कुल मिला के मोटा मोटी बात यह है कि चाइना में रॉ मटेरियल और प्रोसेसिंग भी सस्ती है, जैसे आप बता रहे हैं। और इसीलिए आपने ये निर्णय लिया कि एक यूनिट आपने चाइना में लगानी है। उसके लिए जैसा आपने बताया कि वहां पे आपने चाइनीज एक पार्टनर ढूंढा और उसके साथ में आपने मैन्युफैक्चरिंग कर ली। तो यानी कि आप अभी स्टील भी मंगा रहे हैं, उसको इंडिया में भी प्रोसेस कर रहे हैं, उसके साथ आप ये जो कंपोनेंट हैं जो कि आपको इंडिया में सप्लाई करने हैं वो चाइना में भी बना रहे हैं और चाइना से यहाँ ला करके अपने कस्टमर को दे रहे हैं। यही बिजनेस मॉडल है ना आपका? हाँ जी, उसके ऊपर मैं वैल्यू एडिशन इंडिया में कर रहा हूँ। अभी तो मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा, मैं सारा काम वहां नहीं करता हूँ। हाँ, नहीं, मैं ठीक जो, बात। हाँ जी, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे पार्ट प्रोसेसिंग वहां करते हैं, पार्ट प्रोसेसिंग आप पार्ट यहाँ प्रोसेस कर। मेजर प्रोसेसिंग हम यहाँ पे करते हैं। जैसे हाँ, एक बेरिंग को बनाने के लिए ये 5 प्रोसेस लगते हैं, तो एक प्रोसेस हम चाइना में कर रहे हैं और 4 प्रोसेसेस को हम इंडिया में कर रहे हैं। वेरी गुड। और फिर कोई बात है, जैसे अभी असेंबली की बात हुई, क्योंकि देखिए बहुत सारा मतलब मैं तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी और उसकी समझ की बात है। आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम दोनों इंजीनियर से, हमने फैक्ट्रियों में काम किया हुआ है। अच्छा, आप 89 में आए, मैं 1992 तक वहीं था, तो आपसे उस समय कई बार मुलाकात हो चुकी हाँ जी, हाँ है जी, ना? ये 3-4 साल हम उसी उसी विभाग में, हाँ जी, उसी विभाग में आपके मेथड डिपार्टमेंट में थे हमारा फर्स्ट और फ्लोर पे मशीन। डिपार्टमेंट था, आपका ग्राउंड फ्लोर पे थे, मुझे सब हाँ, याद है। हाँ, हाँ, हाँ।
तो इसका मतलब देखिए, असेंबली भी एक मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग का है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि बहुत सारे कुछ विभिन्न कारणों से उसमें हम नहीं जा रहे, लेकिन ये सिर्फ समझने की बात है कि असेंबलिंग करनी है, वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग का ही वो भी प्रोसेस एक है। प्रोसेस, पार्ट ऑफ प्रोसेस है। क्योंकि आप कंपोनेंट को जोड़ रहे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, तो ज्यादातर जो बड़ी कंपनियां हैं वो शेल बनाने के अलावा वो सारे बॉट आउट कंपोनेंट ला करके जब कार बनाती हैं, तो बेसिकली इट इज, मोस्ट ऑफ इट इज असेंबलिंग। तो हाँ जी, हाँ असेंबली जी। भी मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है। तो अच्छा, हम्म। आप ये बताइए कि आप चाइना में कितना जा चुके हैं, कितनी बार जा चुके हैं, और चाइना में आपको रहने में, वहाँ पे कार्य करने में किसी तरह की, मतलब आपको वहाँ हाउसिंग है, ट्रेवल है, इस फास्ट स्पीड ट्रेन्स हैं, उन सब के बारे में मैंने वहाँ का टोटल मैंने चाइना अनुभव है में ना? हर तरह का माहौल, हर तरह का शहर, हर तरह का गांव, हुँ, यानी कि इतना मैं शायद इंडिया में नहीं घुमा हूँगा जितना मैं चाइना में घूम लिया हूँ। मैं 49 बार चाइना जा चुका हूँ। हुँ, 2003 11 दिसंबर को मेरे आज वो दिन याद है अभी भी, जब मैं हुँ, पहली हुँ, बार चाइना में मैंने कदम रखा था अपने खुद के बल के दम पे। हुँ, हुँ, और उसमें 7 दिन में रह के आया था। मैं एक जी। वेजिटेरियन हूँ। मैं हाँ, ये बताइए, ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप वेजिटेरियन हैं और आपको चाय मतलब वेजिटेरियन भोजन वहाँ मिल गया आपको सभी जगह पे, कोई समस्या मैं नहीं हुई? मैनेज करना पड़ता है। मैं नहीं मिलता है तो देखिए, मैं सुबह का नाश्ता तो हर एक होटल में जैसे कॉन्टिनेंटल रहता है तो ब्रेड खा ली, फ्रूट्स खा लिए। जी, जी। और मैं वहाँ पे जो है, मेरे सब दोस्तों को मालूम है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो हाँ, वो वेजिटेबल्स की सब्जी तड़का लगाना सीख गए हैं। अच्छा, वो दोनों टाइम पे चावल और वेजिटेबल्स बना के मुझे देते हैं, चाहे वो अ, खुद अपने घर से बना के लाएं, चाहे वो होटल में स्पेशल बनवाएं। तो इस जी। तरह से जो है, मेरा काम कभी नहीं रुका, ना ही किसी खाने की वजह से, ना ही वहाँ के ट्रैवलिंग की वजह से। हुँ, मेरा इतना वहाँ पे प्रेम है लोगों से कि मैं चाइना में जाता हूँ तो एयरपोर्ट पे उतरने के बाद मुझे कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ती। मुझे एयरपोर्ट से मेरे फ्रेंड लोग लेने आते हैं, और 7 दिन वो अपने घर भी नहीं जाते हैं, वो वहीं मेरे साथ होटल में सोते हैं, और मेरे साथ हमेशा गाड़ी रहती है, और मेरे को इंडिया वापस एयरपोर्ट पे छोड़ के उसके बाद ही वो लोग अपने घर जाते हैं। तो इस तरह के मैंने अपने रिलेशन बनाए हैं। बिजनेस मैंने बहुत बड़ा नहीं किया हो इन 49 विजिट्स में, लेकिन हुँ। मैंने जो कुछ भी किया है, मैंने वहां पे रिलेशन बनाए हैं। आज के दिन ऐसा है कि मैंने एक मेरे हुंकार पे उन्होंने मेरे लिए फैक्ट्री खोल दी वहां पे। इससे बड़ा मेरे लिए गर्व की बात नहीं हो सकती। वेरी गुड। तो ये आप मुख्य बात जो आपने अभी बताई, उसी पे ध्यान देने की बात है कि आपने रिलेशनशिप बिल्डिंग आपने किया, आपको चाइना के बारे में जिज्ञासा हुई, आपने 2003 में वहाँ खुद अपने खर्चे पे गए और आपने पहले उसका पूरा असेसमेंट कर लिया था, क्योंकि आपको एनईआई में जो आपके जो सीनियर्स थे उन्होंने काम भी वही दिया था, प्रेसिडेंट साहब ने काम ही वही दिया था। तो आपकी जिज्ञासा हुई चाइना के बारे में और उसके बारे में आपने बहुत सारी जानकारी ली। तो आप चाइना में कितने शहर में जा चुके हैं और कौन-कौन से शहर में जा चुके हैं? वहाँ की जो मुख्य जो एक अनुभव हैं, पहले तो मतलब शहर के बारे में बताएँ, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं उसमें आपने पार्टनर को कैसे तय किया और काम का माहौल कैसा है? कितने घंटे काम होता है? वगैरह-वगैरह ये सब। चाइना में मैं जो मेरा एक तरह से बेस सिटी है, हुँ, वो मेरा दो रहे हैं इस पूरे 20 साल में। एक पहले निंगबो था, हुँ, और उसके बाद कुछ सालों तक शिनचिंग रहा, शिनचांग। हुँ, शिनचांग एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा गांव है, लेकिन हुँ, इतना प्यारी जगह है। वो बुद्ध की, उसको एक तरह से नगरी बोलते हैं हुँ, चाइना में। और वहां जाके उनके शहर के एंट्रेंस में जैसे गेट होते हैं, तो वहां पे हुँ, उनके शहर के एंट्रेंस में बुद्ध की इतनी बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। वहां हाँ, जाते ही एकदम इतनी शांति मिलती है मुझे। और वो एक छोटा सा, जो एक पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। हुँ, और गांव क्या है, यानी कि वो अपने जयपुर से भी सुंदर, और जयपुर से भी जो है बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस गांव में। हुँ, हुँ, और निंगबो तो एक मेन सिटी उनका है ही। मैं चाइना में तकरीबन 20 से 25 शहरों में जा चुका हूँ, और अच्छे टाइम के लिए जा चुका हूँ।
सिर्फ हाथ लगाने वाला नहीं, बीजिंग में जा चुका हूँ, जिनान है, वुशी है, सीशी है, युआओ है, और गुआंगझो है, और इसके अलावा जो है लियाओशिंग है, शैंडोंग प्रोविंस है, और सुजाऊ है, हुजाऊ है, सारे ऐसा शायद ही कोई बिजनेस सिटी होगा जिसमें मैं अभी नहीं गया हूँ। और ट्रेवल में इस समय जो है 2008 में हमने पहली बार जो है वहां पे हाई स्पीड ट्रेन में सफर किया था। हाँ, आज मैं उसके जब बारे में भी जाता बताइए, हूँ, उसके बारे में बताइए आप। उसमें 2008 में चाइना ने पहला जो है 1100 किलोमीटर का हाई स्पीड ट्रेन को ओपन किया था। 2008 नहीं, सॉरी, 2011 में। 2011 जी। में जो है बीजिंग से शंघाई के बीच का जो हाई स्पीड ट्रेन है, उसको हम्म उन्होंने उस ट्रैक को ओपन किया था। हम्म और मेरा सौभाग्य रहा था कि मैं 2011 या 2012 में ही मैंने उस ट्रैक पे जो है सफर किया था। 350 किलोमीटर की उनकी डिजाइन स्पीड है उस ट्रैक की, और 305 किलोमीटर पर आवर के ऊपर अभी वो ट्रेन उनको जो है वो एवरेज स्पीड पे उसको चला रहे हैं। बीजिंग से शंघाई 4 घंटे और 11 मिनट में जो है वो ट्रेन जो है वो अपना सफर पूरा करती है, जिसमें तकरीबन 10 बीच में स्टेशन पे वो रुकती है, और हर एक 5 मिनट के बाद उसमें उस ट्रैक के ऊपर ट्रेन है। उसके बाद उनको ये मॉडल इतना पसंद आया हाई स्पीड ट्रेन का कि आज 1100 किलोमीटर जो उन्होंने 2011 में शुरू किया था, आज 45,000 किलोमीटर का जो है 350 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन का उनके पास ट्रैक जो है वो ऑपरेशनल है। और इसी तरह से उनके हाईवेज हैं, उनके हाईवेज जो हैं वो सारे के सारे जो है वो एंड टू एंड टाइप ऑफ हाईवेज हैं, जिसमें कि आप एक बार सड़क के ऊपर चढ़ जाओ तो आपको जो है एंड में जितने आपको किलोमीटर जाना है, आपको उसी एग्जिट के ऊपर ही आप निकल सकते हैं। और एवरेज जो है हम वहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है हम ट्रेवल करते हैं। जैसे मान लो 500 किलोमीटर कहीं जाना है तो 5 घंटे में हम अपना जो है शहर से निकल के दूसरे शहर में गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। और हाई स्पीड ट्रेन का जो जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी 300 सवा 300 अभी 305 किलोमीटर जो है उन्होंने उसके ऊपर कैपिंग की हुई है, लेकिन उनकी डिजाइन स्पीड 350 किलोमीटर है, जो कि कुछ ट्रेन में वो 350 किलोमीटर की स्पीड पे चलाते हैं। तो हाई स्पीड ट्रेन में यानी कि जिसको हिंदुस्तान में लाने की बात हो रही है, करीब 500 किलोमीटर चलेगी बम्बई से अहमदाबाद के बीच में। तो क्योंकि आपने हाई स्पीड ट्रेन में जो कि 300 किलोमीटर के आसपास चल रही है, आपने ही बताया। हाँ, 300 किलोमीटर तो जो है उनकी चलती है हाँ नॉर्मल, और कुछ ट्रैक्स के ऊपर वो 350 किलोमीटर भी चला रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने अभी ट्रायल बेसिस पे ही रखा अच्छा, हुआ तो है। मैगलेव ट्रेन में भी बैठे हैं आप? उसमें मैगलेव ट्रेन मैगलेव। बैठा हूँ। मैगलेव ट्रेन जो है अभी शंघाई एयरपोर्ट से सिटी तक जाती है, वो 21 किलोमीटर का है, वो 400 शायद 440 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वो पकड़ती है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान में, भारत में जब ये मतलब क्या एडवांटेज क्या है, जैसे कि हम समझने वालों, क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीजें चल रही है कि भाई हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन से क्या हो जाएगा, तो व्हाट आर द एडवांटेज जो आप समझते हैं कि भाई हाई स्पीड ट्रेन से क्या क्या, क्योंकि आपने उसको इस्तेमाल किया है और आप लंबे समय से हाई स्पीड चाइना ट्रेन का सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि आप जो है आप अपना प्रोडक्टिव टाइम जो है वो आप अपने वैल्यू एडिशन में यूज करते हैं। आप अगर मान लीजिए आपको यहाँ से जयपुर से बॉम्बे जाना हो तो आज के दिन में 17 घंटे का ट्रेन का सफर है। आप जी 17 घंटे अगर आप अपने लगा देंगे और वही अगर आप 4 घंटे में उस शहर में पहुंच जाएंगे तो आप सेम डे आप अपना काम करके वापस आ सकते हैं। तो आप देखिए आपके कीमती समय की कितनी बचत होती है। चाइना में और जो बाकी विदेशों में समय को ही सबसे बड़ा कीमती गहना माना गया है कि अगर आप समय बचा लेते हो तो आपका इसका मतलब आप जो है उसमें बाकी का जो समय है आप उसमें अपना और प्रोडक्टिव टाइम जो है आप उसमें यूज कर सकते हो। यही सबसे बड़ी जो है उसका एडवांटेज है, और यही सबसे बड़ा जो है आपका एक तरह से धन है।